नमस्कार साथियों। देखिए, कल आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, नेट जेआरएफ का। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कल आपका नेट का एग्ज़ाम है और कौन से विषय का है? तो हिस्ट्री सब्जेक्ट का है, इतिहास विषय का। उसके बारे में हम 10 बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मैं मानता हूँ कि पढ़ने वाला जो कंटेंट है वो आपने अच्छे से पढ़ लिया है, 3-4 बार रिवाइज कर लिया है। जो बुक्स आपने पढ़नी थी, जो नोट्स आपने बनाए थे, वो आपने सारे पढ़ लिए हैं। लेकिन अब एग्ज़ाम के 24 घंटे पहले या आज जितना जो समय रह गया है उसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, तो 10 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है उसकी बात करें तो जो समय आज का शेष रह गया है उसमें आपको क्रोनोलॉजी पढ़नी है, यानी कि कालक्रम आपको पढ़ना है। कालक्रम, देखिए कालक्रम किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं मानता हूँ कि आपने अगर अच्छे से इसकी स्टडी की है तो आपने जो घटनाएं हैं उनका एक सीक्वेंस वाइज में आपने उनको सेट किया होगा। जैसे कोई भी एक टॉपिक है, उस टॉपिक को एक पेज के अंतर्गत आपने उसकी समरी लिखी होगी, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में लिखा होगा। और खास तौर से जो डेट होती है आपकी, उनको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और वहीं पर स्टूडेंट है वो मात खा जाता है। तो मैं मानता हूँ कि आपने एक पेज के ऊपर उनको समराइज किया होगा कि फलानी डेट में यह घटना हुई थी, फलानी डेट में यह घटना हुई थी। उन डेट को, उन कालक्रम को आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, क्योंकि एग्जाम के जस्ट नज़दीक अगर आप उन कालक्रम को देखते हैं, उन घटनाओं को सेक्वेंस वाइज देखते हैं, तो वो चीज़ आपको जल्दी याद होती है, बशर्ते अगर आप 15-20 दिन पहले उनको देख चुके होते हैं। तो उसकी तुलना में अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले देखते हैं तो वो चीज़ आपको आसानी से याद रहती है। तो सबसे पहले आपको यही करना है, जो कालक्रम है, जो क्रोनोलॉजी है, उसको एक बार अच्छे से देख लेना है। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप इतिहास विषय से अगर ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी इतिहास के ऊपर, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपकी अच्छी खासी कमांड है। इसलिए इतिहास के सवालों को आपको पहले हल करना है। सीधा आपको सवाल नंबर 51 से हल करना है। सवाल नंबर 51 यानी कि इतिहास के प्रश्नों से आपको शुरू करना है। ठीक है, इतिहास के जो क्वेश्चन है वहीं से आपको शुरू करना है। इससे क्या होगा, आप जो क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाएंगे, और जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपके अंतर्गत जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा, और उसी के माध्यम से आप आगे के जो सवाल हल करेंगे उसको करने में भी आपको सहूलियत महसूस होगी। आप खुद से उन क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। तो ये आपको तरीका है वो अपनाना है। तीसरे तरीके की अपन बात करें तो आपको जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन आपको सवाल के अंतर्गत 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन 4 ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। और ये जो तरीका है, एलिमिनेट वाला तरीका, ये आपको प्रत्येक सवाल में करना है। कोशिश करनी है आपको हर एक सवाल के अंतर्गत 4 में से 3 ऑप्शन है उनको आप एलिमिनेट करें, ताकि अधिकतर सवालों के आप सही जवाब दे पाएं। ठीक है, तो ये तरीका आपको एग्जाम में जरूर अपनाना है और यहाँ से आपको अच्छे खासे नंबर है वो प्राप्त हो सकते हैं। अगला जो पॉइंट है 4 नंबर का, वो है सवाल को ठीक से पढ़ें। क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, सवाल को ढंग से पढ़ता नहीं है, उसके कारण सवाल वो गलत हो जाता है। खास तौर से सिलेक्शन तब नहीं होता है जब जो आने वाला सवाल है, बहुत इजी सवाल होता है, वो गलत हो जाता है, उसकी वजह से सिलेक्शन वो रुकता है। तो सवाल को ठीक से आपको पढ़ना है। खास तौर से उन शब्दों के ऊपर ध्यान देना है, जैसे कि अंत में दिया जाता है, जो किसी भी प्रश्न के अंत में दिया जाता है कि निम्न में से क्या सही है, सही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको दिया जाता है आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में आपको अरेंजमेंट करना होता है किसी भी चीज़ का, ये आपको दिया जाता है। सुमेलित करने वाला जो क्वेश्चन है, या फिर विषम कौन सा है, बेमेल सुमेलित, बेमेल जो युग्म जोड़ा है वो कौन सा है। इस तरीके का जो प्रश्न के लास्ट में आपको जो दिया जाता है उसको आपको राउंड कर लेना है इस तरीके से। जैसे आपको सवाल दे दिया और लास्ट में आपको सही है, नहीं है, जो भी आपको दिया जाता है वहां पर आपको राउंड कर लेना है, ताकि जब भी आप सवाल के 4 ऑप्शन पढ़ें तो जो राउंड की हुई चीज़ होगी वो आपको दिमाग में रहेगी कि पूछा क्या है, इसमें सही पूछा है, नहीं पूछा है, इसके अंतर्गत आरोही पूछा है, अवरोही पूछा है, बेमेल युग्म पूछा है, क्या पूछा है, वो आपको दिमाग में रहेगा। उससे क्या होगा, आप सवाल को सही कर पाएंगे और वो सवाल आपका हरगिज गलत नहीं होगा, जो कि आसान होगा और आपको सिलेक्शन से वंचित करेगा। वो सवाल आपका कभी गलत होने की संभावना उसमें बहुत कम हो जाती है। तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, बात करते हैं अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो आपको समय का ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम में समय। ठीक है, और जो विषय वाला पार्ट है, समय का आपको ध्यान में रखना है। और जो विषय वाला, सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है, जिसको पार्ट अपन सेकंड बोलते हैं या खंड बी बोलते हैं, पार्ट बी बोलते हैं, उसको आपको जल्दी पूरा कर लेना है। क्योंकि जो इतिहास के स्टूडेंट हैं वो
सब्जेक्ट वाले पार्ट में है वो उसको जल्दी पूरा कर भी लेते हैं, और नहीं भी करते हैं तो आपको जल्दी पूरा करना है। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो पार्ट है उसमें आपको कम से कम 1 घंटा और 15 मिनट का समय है वो शेष रहना जरूरी है। यानी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आपको जो 1 घंटा और 15 मिनट इतना समय तो आपको पार्ट फर्स्ट में मिलना ही चाहिए, ठीक है। और बाकी का जो समय है वो आप विषय वाला, आपका जो सब्जेक्ट वाला खंड है पार्ट बी, वहां पर आप उसको दे सकते हैं। लेकिन पहले वाले पार्ट में 1 घंटा 15 मिनट का समय आपको कम से कम रखना है, वरना बाद में आप हड़बड़ी में क्या है पूरे क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाएंगे और वहां पर आप गलत करने की संभावना आपकी बन जाती है। तो इस बिंदु को आपको ध्यान रखना है। फिर अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए, नेट के एग्जाम की एक खासियत रही है, नेट के जो भी पेपर होते हैं उसमें अक्सर जो भाषा संबंधी समस्या है वो एक सामान्य बात देखी जाती है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप जब हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ें तो उसके साथ में आप अंग्रेजी वर्जन को भी अवश्य देखें, ठीक है। यानी कि आपको अंग्रेजी वर्जन को भी अवश्य देखना है। अब ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को पढ़ें और उसका हर एक क्वेश्चन का अंग्रेजी वर्जन देखें। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। कम से कम समय में आपको सवाल है उसको पूर्ण करना है, वरना हर एक क्वेश्चन का अगर आप अंग्रेजी देखने लग जाएंगे तो उसके चक्कर में आप सारे सवाल हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, उस स्थिति में ही आपको अंग्रेजी वाला जो वर्जन है वो देखना है, वरना आपको सीधा सीधा सवाल समझ में आता है और बिना ऑप्शन देखे भी अगर आपको उसका आंसर आता है तो आपको अंग्रेजी वाला वर्जन देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, 7 नंबर का पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट 7 नंबर का पॉइंट, सभी सवाल आपको हल करने हैं, एक भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग वो नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आपको जो सारे सवाल हैं, सारे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर बाई चांस लास्ट में समय पूरा होने वाला है, 2 मिनट 5 मिनट आपके पास में रह गए और 15 से 20 सवाल आपके अभी भी नहीं किए हुए हैं, यानी कि छूट गए, तो बिना सवाल देखे भी आपको गोले भर देने हैं, ठीक है। बिना सवाल देखे आपको गोले भर देने हैं, क्योंकि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ये बात आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि पहले पेपर के अंतर्गत आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, पहले पेपर में पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें आपको पैराग्राफ में आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 5 प्रश्न आपके सही होने जरूरी है, क्योंकि ये पैराग्राफ पढ़कर और आपको 5 प्रश्न देने होते हैं। आसान होता है पैराग्राफ, इतना हार्ड नहीं होता है। तो ये पैराग्राफ आपको ढंग से पढ़ के और ये 500 सवाल है उसको एकदम ठीक करना है, ठीक है। अन्यथा आप फिर से जेआरएफ के लिए फिर से फॉर्म अप्लाई करेंगे और फिर से आपको एग्जाम देनी पड़ सकती है। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आपका जो आधार कार्ड है वो आपको साथ लेकर जाना है, आधार कार्ड। इसके अलावा आधार कार्ड की जो प्रतिलिपि है वो भी आपको साथ लेकर जानी है, यानी कि फोटोकॉपी आपको साथ लेकर जानी है। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, 2 पासपोर्ट साइज की जो फ़ोटो है वो भी आपको साथ लेकर जानी है। क्योंकि अगर आपसे अगर आधार कार्ड मांग लिया, बाद में आपकी फोटोकॉपी भी ऐसे नहीं मांगते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई मांग लिया, एक फ़ोटो आप लेकर जाते हैं, दूसरी फ़ोटो आपके पास में नहीं है, वहाँ पर अगर आप 2 फोटो आपसे मांग ली जाती हैं तो आप हड़बड़ी में आपका जो दिमाग है वो संतुलन में नहीं रहेगा और हड़बड़ी में आप क्या करेंगे, बाद में एग्जाम हॉल में जाकर बैठेंगे तो वहाँ पर भी आपका जो दिमाग है वो उन फोटो के चक्कर में, उन फोटोकॉपी के चक्कर में वहीं पर उलझा हुआ रहता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं लेकिन आपका जो दिमाग है वो बाहर चलता रहता है। तो ऐसी जो हरकतें हैं उनको करने से आपको बचना है। इसलिए आपको आधार कार्ड के साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लेकर चले जाना और 2 फोटो आप लेकर चले जाना। फोटोकॉपी मांगते हैं तो ठीक है, नहीं मांगते हैं तो क्या जाता है, फोटोकॉपी वापस आ जाएगी। फोटो 1 मांगते हैं तो भी ठीक है, नहीं मांगते हैं दूसरी तो वापस करा जाएगी, उसमें आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो ये इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट का जो पॉइंट है वो ये है कि अपनी प्रतिभा के ऊपर भरोसा रखें, अपनी प्रतिभा के ऊपर भरोसा रखें। आपने जो भी तैयारी की है उसके ऊपर आपको भरोसा रखना है। इस पेपर में आपको कुछ ऐसे सवाल भी दिखेंगे जो इजी होंगे, कुछ ऐसे सवाल दिखेंगे जो कि मध्यम स्तर के होंगे, यानी आपको आएंगे और नहीं भी आएंगे, कन्फ्यूजन वाली स्थिति भी होगी, और कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो आपको घबराना नहीं है। बहुत से ऐसे सवाल भी आएंगे, 10-12 सवाल कम से कम ऐसे आएंगे जो कि आपने किसी भी पुस्तक में नहीं पढ़ा है।
अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि 2 से 3 पुस्तकें आपने आराम से पढ़ी होंगी। तो कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, निडरता से पेपर को हल करना है और अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस उसमें यूज़ करना है। तुक्के बिड़ाने की जो तकनीक है उसको भी आपको डेवलप करना है, ठीक है। कठिन सवाल अगर आपके पास आए हैं तो वो केवल आपके लिए कठिन नहीं है, वो सबके लिए कठिन है, ये मानकर चलना है, ठीक है। अगर 5 सवाल कठिन आए हैं, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो भी टेंशन नहीं लेनी है। वो 5 सवाल आपके लिए नहीं, पढ़ने वाले हर एक बच्चे के लिए वो सवाल है वो कठिन है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। और अब मैंने कहा कि अपने सेंस को काम में लेना है, तो सेंस को काम में किस तरीके से लेना है, जैसे कि मान लो कि आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में कि जब अमेरिका की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था, ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया, इंग्लैंड का सम्राट कौन था। और ऑप्शन में मान लीजिए आपको दे दिया, एक तरफ दे दिया जेम्स प्रथम, एक दे दिया जेम्स द्वितीय, एक दे दिया आपको जॉर्ज द्वितीय और एक दे दिया जॉर्ज तृतीय। ये आपको 4 ऑप्शन वहां पर देखने को मिल गई। मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहा हूं कि अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आपको एग्जाम में आ जाए और अगर आप कंफ्यूजन की स्थिति में हो कि आंसर क्या है, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था एलिमिनेट करने वाला, तो वो एलिमिनेट करने वाला जो मेथड है वो आपको हर एक क्वेश्चन के अंतर्गत अप्लाई करना है। किस तरीके से अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं। आपको पता है जैसे आपने अगर अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा है तो अमेरिका में 13 उपनिवेश थे, 13 कॉलोनियां बसी हुई थी, 13 राज्य थे, जिसमें पहला जो बसा था जो कि अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था उपनिवेश, वो कौन सा था आपका जेम्स टाउन था। और वो जेम्स टाउन किसके नाम पर बसा था, जेम्स प्रथम के नाम पर बसा था। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि प्रथम उपनिवेश बसा है इसके नाम पर, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब इसी के साथ में लगता हुआ दूसरा है जेम्स द्वितीय, तो ये भी होने की संभावना है वो कम है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम है वो लंबा चलेगा, कई युद्ध चलेंगे उसमें और लास्ट में जाकर स्वतंत्रता मिलेगी। तो स्टार्टिंग में अगर जेम्स प्रथम नहीं है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, जेम्स द्वितीय भी नहीं होगा। उसके बाद में अगर आपने स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा है उसमें अगर आपको जॉर्जिया पढ़ा है तो जॉर्जिया दूसरा उपनिवेश था, या फिर यूं माने कि जॉर्जिया जो है वो इंग्लैंड की सरकार के द्वारा बसाया गया पहला उपनिवेश था। इंग्लैंड की सरकार के द्वारा अमेरिका में एक ही उपनिवेश बसाया गया था और वो कौन सा था आपका जॉर्जिया था। तो वो जॉर्जिया किसने बसाया था, वो जॉर्जिया जॉर्ज द्वितीय के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं भी है, अगर आपने ये 2 ऑप्शन है ये एलिमिनेट कर दिए तब आपके साथ 2 ही ऑप्शन बनते हैं। लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ा है चीज़ों को तो ये बात आपने जरूर पढ़ी होगी कि इंग्लैंड की सरकार के द्वारा एकमात्र एक ही उपनिवेश बसाया गया था और वो कौन सा था आपका जॉर्जिया, वो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज द्वितीय के द्वारा बसाया गया था। तो फिर आपके पास में एक ही ऑप्शन बनता है वो आपका जॉर्ज तृतीय, जो कि आपके अमेरिका का स्वतंत्रता, जब अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी उस समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, आपके जॉर्ज तृतीय थे। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है वो हल करने हैं। और अगर नहीं भी आता है 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देते हैं तो बाकी जो 2 ऑप्शन बनते हैं वहां कर आकर आपको तुक्का लगाना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन है वो करना है, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। और जो भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको मेरी शुभकामनाएं, उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर है वो अच्छे से गुजरेगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।